नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रिपेयर विद यस में, जहां पर आज हम शुरू करने जा रहे हैं येलो बुक के अंतर्गत मध्यकालीन भारत का इतिहास को। अब हमारी मिडाइवल हिस्ट्री स्टार्ट हो गई है, जिसको कि हम बहुत अच्छे से और बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। यहाँ का वेटेज एग्जाम में अच्छा खासा रहता है, कई बार अच्छे क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। इस बुक को मैंने अच्छे से पढ़ा है और मैंने देखा है कि प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस और जो क्वेश्चन पूछ जाने की संभावना है वो भी इसके अंतर्गत है। तो इसकी जो थ्योरी है, जिसको मैं आपको पढ़ाऊंगा, बताऊंगा, आपको याद कराऊंगा, उसको ही आप कर लो एक बार। आपके एग्जाम्स में या फिर मॉक टेस्ट में अच्छे खासे नंबर आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। अरब एवं तुर्क आक्रमण। देखिए, मध्यकालीन भारत का इतिहास कैसे होता है। उनका इतिहास स्टार्ट होता है अरब व एवं तुर्क आक्रमण से स्टार्ट होता है। चचनामा पुस्तक से हमें अरबों के सिंध पर आक्रमण की जानकारी मिलती है। देखिए, अरबों ने आक्रमण किस लिए किया था? इन्होंने आक्रमण किया था केवल लूटपाट और इस्लाम का प्रचार करने के लिए। और इन्होंने सबसे पहले सिंध पर आक्रमण किया था, जहां का राजा दाहिर था। आपको मैं इसमें आगे बताऊंगा। तो इस सब की जानकारी किसमें मिलती है? चचनामा पुस्तक में मिलती है। भारत पर सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम, जो कि 1711 ईसा पूर्व में सिंध पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त की। सबसे पहले विजय किसने प्राप्त की थी? मोहम्मद बिन कासिम ने। टाइम 1711 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट, आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। सिंध पर आक्रमण सिंध पर आक्रमण का आदेश अरब के सूबेदार अल अल हजाज ने दिया था। किसने दिया था? अल हजाज ने दिया था। देखिए, जो ये मोहम्मद बिन कासिम है, ये किसका सेनापति था? अल हजाज का सेनापति था। उसने आक्रमण के लिए परमिशन दी थी कि तुम भारत पे जाके आक्रमण करो। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, कासिम के आक्रमण के समय सिंध पर शासन किसका था? किसका था? दाहिर का था। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। भारत पर अरबों के आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य धन दौलत को लूटना तथा इस्लाम का प्रचार करना था। देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ क्या क्या करना था। धन दौलत लूटना तथा इस्लाम का प्रचार करना था। अरबों की सिंध पर विजय की जानकारी चचनामा पुस्तक पेपर से प्राप्त होती है। किस पुस्तक से प्राप्त होती है? चचनामा पुस्तक से प्राप्त होती है। अरबों ने सिंध में ऊंट पालना और खजूर की खेती का भी प्रचलन किया था। किस किस का? ऊंट पालना और खजूर की खेती का भी प्रचलन किया था। किन्होंने? अरबों ने। नेक्स्ट, अरबों में ही इसके मोहम्मद बिन कासिम के बाद मोहम्मद गजनबी आता है। मोहम्मद गजनबी के बारे में एक बार जान लेते हैं। मोहम्मद गजनबी का जन्म 1971 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 1971 ईसा पूर्व में हुआ था। इसके बारे में बताया जाता है, इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। इसका 16वां आक्रमण जो कि सोमनाथ मंदिर पर था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्क कर लीजिए। मोहम्मद गजनबी के पिता का नाम सुबक्तगीन था। क्या था? सुबक्तगीन था। मोहम्मद गजनबी 1998 ईसा पूर्व में राजगद्दी पर बैठा था। किस पर बैठा था? राजगद्दी पर। कब? 1998 में। इसके पिता का नाम भूल जाता है। पिता का नाम क्या था? सुबक्तगीन। आई होप यहाँ तक की सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। मोहम्मद गजनबी ने भारत पर पहला आक्रमण 1000 ईसा पूर्व में किया था। कब किया था? 1000 ईसा पूर्व में किया था। मोहम्मद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। इस इसके आक्रमण प्रमुख उद्देश्य भी धन को लूटना था। इसका प्रमुख उद्देश्य भी क्या था? धन लूटना ही था। और इसने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए? 17 बार आक्रमण किए। मोहम्मद गजनबी एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था, क्योंकि देखिए, इसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था और ये इसने कई मंदिरों की मूर्तियों को भी तोड़ा था, इसलिए इसे मूर्ति भंजक भी कहा जाता है। एग्जाम्स में क्वेश्चन एक बार ऐसा बना है कि किस शासक को मूर्ति भंजक कहा जाता है? किसको कहा जाता है? मोहम्मद गजनबी को। महमूद गजनबी ने 1001 ईसा पूर्व में राजा जयपाल को हराया था। किसको हराया था? राजा जयपाल को। कब? 1001 ईसा पूर्व में। और भारत पर पहला आक्रमण कब कब का था इसका? 1000 में। और जयपाल को कब हराया था? 1001 में। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। महमूद गजनबी ने 1025 से लेकर 1026 तक के दौरान सोमनाथ मंदिर, जो कि सौराष्ट्र गुजरात पर आक्रमण किया था। सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है? जो कि गुजरात में है। और इस पर आक्रमण कब किया था इसने? 1025 से लेके 1026 के बीच में। आई होप यहाँ तक कि आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है ये वाला। महमूद गजनबी का भारत पर अंतिम आक्रमण 1027 ईसा पूर्व में जाटों के विरुद्ध था। किसके विरुद्ध था? जाटों के विरुद्ध था। कब? 1027 में। पहला आक्रमण 1000 में। जयपाल कब आया? 1001 में।
आखिरी आक्रमण 1027 में। सोमनाथ मंदिर पर 16वां आक्रमण कब हुआ था? 1025 से 1026 तक। आई होप यहाँ तक की सारे पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट है आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं। महमूद गजनवी ने गजनी में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। किसकी? एक गजनी में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ये गजनी क्या है? जहां से ये आया था, कहां से आया था? ये गजनी से आया था। अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी तथा फर्रुखी फर्रुखी जैसे विद्वान महमूद गजनवी के दरबार में थे। कौन कौन थे? अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी और फर्रुखी जैसे विद्वान इसके दरबार में थे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसके जो ये दरबारी हैं इनके नाम कई बार पूछ लिए जाते हैं। अलबरूनी मुख्य रूप से अरबी भाषा में लिखता था। देखिए अरब से आया था तो किस भाषा में लिखता था? अरबी भाषा में लिखता था। रिलेट करके याद कर सकते हैं, दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया है। शाहनामा की रचना फिरदौसी ने की तथा किताबुल हिंद, जो इसके इसके दरबार में लोग रहते थे उनकी कुछ बुक्स है जो एग्जाम्स में कई बार क्या बहुत बार पूछ ली जाती है। इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए, पॉइंट में वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। शाहनामा की रचना फिरदौसी ने तथा किताबुल हिंद की रचना अलबरूनी ने। किसने? अलबरूनी ने। ये दोनों महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। महमूद गजनवी के साथ भारत कौन कौन आया था? फिरदौसी और अलबरूनी। फिरदौसी की बुक शाहनामा और अलबरूनी की किताबुल हिंद। आई होप यहाँ तक कि आपको बातें क्लियर हो रही होंगी सारी। महमूद गजनवी की मृत्यु 1030 ईसा पूर्व में हो जाती है। कब हुई थी? 1030 ईसा पूर्व में। देखिए आपको मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनवी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, सारे टर्म्स याद हो गए होंगे। नहीं हुए तो एक बार वीडियो को रिपीट करके जरूर देख लेना, आपको सब कुछ याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं मोहम्मद गौरी को। मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईसा पूर्व में मुल्तान पर किया। किस पर किया था? मुल्तान पर। कब किया था? 1175 ईसा पूर्व में। किसने? गौरी ने। तथा दूसरा आक्रमण 1178 ईसा पूर्व में पाटन यानी गुजरात पर किया था। किस पे? पाटन यानी गुजरात पे किया था। आपसे एग्जाम में गुजरात नहीं, आपसे पाटन ऑप्शन में दिया जाएगा। किस पे किया था? पाटन में। पाटन को याद कर लीजिए। पाटन के शासक भीमदुत्ते ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह हराया था। किसने हराया था? मोहम्मद गौरी को बुरी तरह हराया था जब इसने पाटन पर आक्रमण किया था 1178 ईसा पूर्व में, जो कि इसका दूसरा आक्रमण था। उस समय गुजरात पर शासक कौन था? भीमदुत्ते थे और इसे बुरी तरह हराया था। चंदावर का युद्ध मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच 1194 ईसा पूर्व में हुआ था। कब कब हुआ था? 1194 ईसा पूर्व में। चंदावर का युद्ध 1194 ईसा पूर्व गौरी और जयचंद के बीच में। मोहम्मद गौरी का युद्ध पृथ्वीराज चौहान से भी हुआ है। 1191 में तराइन फर्स्ट, 1192 में तराइन सेकंड और 1194 में जयचंद और गौरी के बीच हुआ है। ठीक है, आई होप यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो गई होंगी। मोहम्मद गौरी के साथ आने वाले प्रथम सूफी संत शेख मोइनुद्दीन चिश्ती थे। कौन थे? प्रथम सूफी संत शेख मोइनुद्दीन चिश्ती थे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मोहम्मद गौरी के सिक्के पर देवी लक्ष्मी के आकृति के अंकित है। मोहम्मद गौरी के सिक्के पर देवी लक्ष्मी की आकृति अंकित है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जो गौरी ने सिक्के चलाए थे उन सिक्कों पर किसकी प्रतिमा बनी थी? तो उस सिक्के पर देवी लक्ष्मी की आकृति की अंकित थी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। और मोहम्मद गौरी की हत्या 1206 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी? 1206 ईसा पूर्व में हुई थी। देखिए आपको कई कहानियां बताई जाती है कि पृथ्वीराज चौहान की आंखें निकाल ली जाती हैं इसके तहत। और ये और उनसे जब तीरंदाजी का एक शो होता है उसमें पृथ्वीराज चौहान इसकी तरफ तीर से मारते हैं और इसी की तीर से हत्या कर देते हैं। देखिए वो कहानी एकदम फॉल्स है। इसकी हत्या तो 1206 में खोखरों के विरुद्ध यूसुफ सही जनजाति द्वारा कर दी जाती है। किसके द्वारा? जब ये खोखरों के विरुद्ध जब ये बाहर से लौट रहा था तो यूसुफ सही जनजाति द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। इसकी हत्या कब होती है? 1206 में। आई होप आपको मोहम्मद गौरी भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट अब हम पढ़ लेते हैं दिल्ली सल्तनत को। दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले हम पढ़ेंगे गुलाम वंश, जिसे ममलूक वंश भी कहा जाता है, जो कि 1206 से 1290 ईसा पूर्व तक रहा था। कब से कब तक? 1206 से 1290 ईसा पूर्व तक। इसे गुलाम वंश क्यों कहा जाता है? देखिए जो गौरी था, गौरी का गुलाम ऐबक था, ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश, इल्तुतमिश का गुलाम बलबन था। इसी तरह ये इसमें गुलाम ही रहे हैं।
अच्छा, इसे गुलाम वंश इसीलिए इसलिए इसे गुलाम वंश कहा जाता है क्योंकि इसमें जो शासक हैं वो सभी किसी ना किसी के गुलाम रहे हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, एग्जाम में आपको गुलाम वंश नहीं देता है, अब आपको गुलाम देता है ममलूक वंश का शासनकाल क्या है, 1206 से 1290, इसलिए आपको गुलाम वंश के साथ ममलूक वंश को भी याद रखना है। आई होप। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईसा पूर्व में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। गुलाम वंश को ममलूक वंश के नाम से भी जाना जाता है। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, किस नाम से? ममलूक वंश नाम से भी जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था तथा मोहम्मद गोरी के समय यह दिल्ली का गवर्नर भी था। क्या है ऑप्शन? ये कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था तथा मोहम्मद गोरी के समय यह दिल्ली का गवर्नर भी था। कौन था? ऐबक था, जो कि दिल्ली का गवर्नर भी था। इट मीन्स मोहम्मद गोरी ने ऐबक को दिल्ली में नियुक्त कर रखा था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी। क्या बनाई थी? लाहौर। क्या बनाई थी? लाहौर बनाई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है। अच्छा, लाख बख्श क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने लाखों का दान किया था। कितने का? लाखों का दान किया था, इसलिए इसे लाख बख्श भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है लाखों का दान देने वाला। देखिए बुक में भी दे रखा है, लाखों का दान देने वाला, लाख बख्श। कुतुबुद्दीन ऐबक का अर्थ चंद्रमा का स्वामी भी होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम, जो कुतुबुद्दीन ऐबक नाम है, उसका अर्थ क्या होता है? चंद्रमा का स्वामी भी होता है। चलिए नेक्स्ट। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली की कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद तथा अजमेर की 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कराया था। देखिए जो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद है, ये इसका निर्माण किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। और जो अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा है, ये झोपड़ा नहीं है, असल में ये मस्जिद है। यहाँ पर एक मंदिर हुआ करता था। कुतुबुद्दीन ऐबक का शायद दिमाग खराब हुआ या कुछ भी हुआ, उसने क्या कहा कि मुझे ये यहाँ पर एक मस्जिद बनी हुई चाहिए 2.5 दिन में। इसने मजदूरों से इतना काम करवाया, 2.5 दिन तक उन्होंने काम किया और ना उन्हें खाना दिया ना कुछ उन्होंने से, और मतलब क्रूरता से बनवाया। और ये 2.5 दिन में, कई लोग शायद इसको झोपड़ा समझते हैं, इसका नाम समझ पढ़ के कि 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा झोपड़ा नहीं है, ये एक मस्जिद है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। दिल्ली की कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ किया था। किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पुत्री की शादी इल्तुतमिश से की थी। किससे की थी? इल्तुतमिश से की थी। नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त कराया, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। देखिए इसमें मैं आपको बताऊं, स्टोरी कुछ ऐसी थी कि जो बख्तियार खिलजी, इसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, तो ये डॉक्टर्स को दिखाता नहीं था, कि ये बोलता था मैं अपनी कुरान के हिसाब से, जो कुरान में दवाई लिखी है उनसे उनसे ठीक हो जाऊंगा, लेकिन ये उनसे ठीक नहीं हो रहा था। तो इसको क्या हुआ, इसके जो सेनापति या जो भी थे, उन्होंने बोला कि नालंदा विश्वविद्यालय में अच्छे वैद्य, जो विद्वान वैद्य रहते हैं, उनसे एक बार इलाज कराइए। तो वहां से कुछ वैद्य आते हैं जो इसका इलाज करते हैं और ये ठीक हो जाता है। तो ये बोलता है ऐसी क्या पावर है वहां पर नालंदा विश्वविद्यालय में जो हमारी कुरान में नहीं है या फिर ऐसे नहीं है। मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। फिर ये क्या करता है, गुस्से गुस्से में कि हमारे में नहीं है ये, वो उनके में कैसे है, तो ये गुस्से गुस्से में नालंदा विश्वविद्यालय को जलवा देता है। तो नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने करवाया था? बख्तियार खिलजी ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईसा पूर्व में चौगान यानी पोलो। चौगान क्या होता है? जो घोड़े पे बैठ के, देखा नहीं आपने, डंडा ले लेते हैं एक, और पोलो खेलते हैं, डंडा ले लेते हैं, एक बॉल होती है, उसको मारते मारते उसको उस पे मारते हैं, उस पे खेलते हुए घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? 1210 ईसा पूर्व में चौगान यानी पोलो खेलते हुए हुई थी। और इसे लाहौर में दफनाया गया था। कहाँ दफनाया गया था? लाहौर में दफनाया गया था। और इसकी राजधानी भी क्या थी? लाहौर थी। इसकी राजधानी लाहौर, और इसे दफनाया कहाँ गया था? लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, जिसकी हत्या इल्तुतमिश ने की थी। देखिए आना तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह को था, लेकिन इल्तुतमिश जब उसे पता चलता है कि ऐबक की मृत्यु हो गई है, तो वो क्या करता है, इसके जो पुत्र है उसकी हत्या करके खुद गद्दी पर बैठ जाता है और वह दिल्ली की गद्दी पर बैठा। एकता प्रणाली इल्तुतमिश ने चलाई। एकता प्रणाली किसने चलाई थी? इल्तुतमिश ने चलाई थी। चलिए मैं आपको एक बार एकता प्रणाली को एक्सप्लेन कर देता हूँ। एकता प्रणाली कुछ वैसा रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें होता कुछ ऐसा था। जो सैनिक काम किया करते थे, जो इनके सैनिक थे, काफी मात्रा में सैनिक हुआ करते थे, उनको ये नगद वेतन देने की बजाय एक जमीन का टुकड़ा दे दिया जाते थे, जिस पर कि उन जो सैनिक है उनका अधिकार होता था, और उस पर वो खेती क्या करते थे। क्या क्या दिया करते? एकता प्रथा में क्या होता है, जमीन का टुकड़ा दिया जाता है, वेतन की जगह जमीन का टुकड़ा दिया जाता है।
प्रणाली इल्तुतमिश ने चलाई। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था और यह एक इलवरी तुर्क था। क्या था? इलवरी तुर्क था। और अच्छा, एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो आप किसको बताओगे? इल्तुतमिश को। और एकता प्रथा प्रारंभ किसने कराई थी? इल्तुतमिश ने। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा पॉइंट। नेक्स्ट चलते हैं। इल्तुतमिश ने 40 तुर्क अमीरों का गुलामों का एक संगठन बनाया जिसे तुर्क ए चहलगानी के नाम से जाना जाता है। अच्छा, ये क्यों बनाया था? देखिए, ये इसलिए बनाया था। देखिए, ये अकेला तो शासन नहीं कर पाएगा, अकेला सब कुछ नहीं संभाल पाएगा। तो इसने क्या किया, ये जो 40 अमीर सरदार थे, 40 अमीर सरदार, उनको अलग अलग जगह अपॉइंट कर दिया, जो कि कर लिया करते थे, यानी टैक्स लेकर सरकार के पास पहुंचा जाते थे, मतलब राजा के पास पहुंचाते थे। तो ये अपना काम उन अमीर लोगों से करा रहा था। तो उसमें कितने लोग थे? 40 लोग थे। और इसे क्या कहा जाता है? तुर्क ए चहलगानी। तुर्क ए चहलगानी एग्जाम्स में वेरी इंपॉर्टेंट, मैं कह रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। एग्जाम्स में भर भर के क्वेश्चन पूछ जाते हैं यहाँ से। इल्तुतमिश ने सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे। क्या जारी किए थे? शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे। इसके समय चांदी के सिक्कों को टंका तथा तांबे के सिक्कों को जीतल भी कहा जाता था। देखिए, डायरेक्ट पॉइंट याद कर लीजिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता है? टंका। और तांबे के सिक्कों को जीतल। तांबे को जीतल और चांदी के टंका। चांदी के टंका। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था तथा दामाद था, क्योंकि इसने कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी से शादी की थी, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो शादी कर ली तो वो दामाद बन गया ऑटोमेटिकली। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर था। बदायूं कहाँ पर है? यूपी में। कहाँ गवर्नर था? बदायूं का। जब इसे पता चलता है कि ऐबक की मृत्यु हो गई है, तो भैया ये बदायूं से भाग कर आता है और उसके पुत्र, ऐबक के पुत्र आराम शाह को मारकर गद्दी पर बैठ जाता है। इल्तुतमिश अपनी राजधानी लाहौर से बदलकर दिल्ली लाया। कहाँ लाया था? लाहौर से बदलकर दिल्ली लाया था। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईसा पूर्व में बगदाद के खिलाफ बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की स्वीकृति ली। किससे ली थी? बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की स्वीकृति ली थी। मतलब कि ऑफिशियली लिखित में ले लिया कि मैं अब दिल्ली का राजा हूँ। ऑफिशियल में घोषणा कर दी, ऑफिशियली कि मैं दिल्ली का राजा हूँ, लिखित में ले ली। आई होप यहाँ तक की जितनी बातें हैं मैंने आपको बताई हैं क्लियर हो गई होंगी। देखिए, मैं वीडियो चाहे तो बड़ी ला सकता हूँ। मैं चाहे तो 1 घंटे 2 घंटे की वीडियो ला सकता हूँ, लेकिन वो उचित नहीं रहेगा। मैं आपके लिए एक दिन में इतना कंटेंट देता हूँ जिससे कि आपको पढ़ने में भी अच्छा लगे, और आपको इसी तरह पढ़ना है, धीरे धीरे। सब कुछ नहीं पढ़ना, धीरे धीरे पढ़ना है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। भारत में पहला मकबरा निर्मित कराने का श्रेय इल्तुतमिश को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? इल्तुतमिश को। भारत में पहला मकबरा इल्तुतमिश ने बनवाया था। इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी? 1236 ईसा पूर्व में हुई थी। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा, जो कि एक अयोग्य शासक था। मतलब कि उसे नॉलेज नहीं थी कि शासन कैसे होता है, प्रशासन कैसे होता है, लड़ाई कैसे, युद्ध कैसे होता है, उसे नॉलेज नहीं थी। शासन की बगडोर उसकी माँ तुर्कान के हाथों में थी। देखिए, जब बच्चा नहीं कर पा रहा था उसे माँ गाइड करती थी। मतलब पावर तो बच्चे के हाथ में है, लेकिन गाइड कौन कर रहा है? उसकी माँ करती थी। तुर्कों के तुर्कों के अमीरों ने इसको गद्दी से हटा दिया और रजिया सुल्तान को गद्दी पर बैठाया। देखिए, ये इल्तुतमिश की बेटी थी और ये गद्दी बैठती है। ऐसा होता क्या है, जो 40 जो तुर्कों की जो 40 तुर्क थे, जिन्हें तुर्क चहलगानी के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने क्या किया? इसको अयोग्य शासक ठहराया, कहा कि ये नहीं कर पाएगा। तो इसलिए उसकी बेटी, जो कि रजिया सुल्तान थी, उसको गद्दी पर बैठा दिया था। आई होप यहाँ तक की बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। और इसे क्यों हटा दिया था? क्योंकि वो अयोग्य था। रजिया सुल्तान पहली मुस्लिम महिला शासिका थी जिसने शासन की पगडोर संभाली। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्क कर लीजिए कि पहली मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान की शासन अवधि 1236 से 1240 ईसा पूर्व तक थी। 1236 से 1240 ईसा पूर्व तक थी। पर्दा प्रथा का त्याग कर पुरुषों की तरह दरबार में आने लगी। देखिए, उस टाइम पर क्या था? औरतें मुंह ढक के चलती थी। बहुत पर्दा प्रथा होती क्या है कि औरतें मुंह ढका करती थी, और इसने उसको त्याग किया। मतलब ये जैसे मॉडर्न तरीके से आती थी उस दरबार में, मॉडर्न तरीके से। रजिया सुल्तान की शादी अल्तुनिया से हुई थी। किससे हुई थी? अल्तुनिया से। रजिया सुल्तान की हत्या 1240 ईसा पूर्व में डाकुओं द्वारा कर दी गई थी। किसके द्वारा? डाकुओं द्वारा कर दी गई थी। 1246 ईसा पूर्व में नसीरुद्दीन मोहम्मद दिल्ली का शासन बना था। देखिए, जो रजिया सुल्तान के बाद
देखिए दिल्ली पुलिस जो दिल्ली सल्तनत है उसमें इंपॉर्टेंट शासक मैं बताता हूँ आपको, इंपॉर्टेंट शासक कौन कौन से हैं। एक तो आपका ऐबक हो गया, एक उसके बाद आपका इल्तुतमिश हो गया, इल्तुतमिश के बाद आपकी रजिया सुल्तान हो गई, रजिया सुल्तान के बाद आपके हो गए बलबन। ये 4 शासक हैं जिनसे जनरली ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनका ज्यादा कंट्रीब्यूशन भी है दिल्ली सल्तनत में। और उसके आगे रजिया सुल्तान के जो आगे मैं शासन बता रहा हूँ, वो बता रहा हूँ शासक, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ उनका नाम याद कर लेना। 1246 ईसा पूर्व में नसरुद्दीन महमूद दिल्ली का शासक बना। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसीरुद्दीन महमूद से किया था। 1265 ईसा पूर्व में नसीरुद्दीन महमूद की हत्या के बाद बलबन उसका उत्तराधिकारी बना। कौन बना था? बलबन उसका उत्तराधिकारी बना था। और बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किससे किया था? नसीरुद्दीन महमूद से किया था। आई होप आपको यहाँ तक की बातें सब कुछ क्लियर होगी। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। क्या था? बहाउद्दीन था। वेरी इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। बलबन से और इल्तुतमिश से, रजिया सुल्तान से और ऐबक से, जो पॉइंट मैंने आपको बताया सारे याद करने हैं आपको। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन था, बहाउद्दीन था। यह इल्तुतमिश का गुलाम था। जैसे कि मैं बता चुका हूँ, गुलाम वंश को गुलाम वंश क्यों कहा जाता है, इसमें सभी शासक गुलाम के गुलाम रहे हैं। बलबन 1265 ईसा पूर्व में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। कब बैठा था? 1265 ईसा पूर्व में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। इसने कई बार दिल्ली मंगोलों के आक्रमण से बचाया था। इसने मंगल जो आक्रमण हो रहा था उससे कई बार दिल्ली को बचाया था। ठीक है, इसने मंगोलों के आक्रमण से कई बार दिल्ली से आक्रमण से बचाया था। और ये गद्दी पर कब बैठा था? 1265 ईसा पूर्व में। बलबन ने 40 तुर्क अमीर तथा गुलामों के संगठन का विनाश किया था। देखिए 40 जो तुर्क की चहलगानी थी जिसमें 40 लोग थे, उसको बनाया किसने था? इल्तुतमिश ने। समाप्त किसने किया था? बलबन ने। समाप्त बलबन ने किया था। बलबन ने सिजदा और पेबोस नामक प्रथा चलाई। सिजदा सिजदा पेबोस क्या थी? झुककर झुककर प्रणाम करना, झुककर प्रणाम करना। क्या थी? झुककर प्रणाम करना। सिजदा व पेबोस नामक प्रथा किसने चलाई थी? बलबन ने। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। बलबन ने फारसी त्योहार नवरोज मनाने की प्रथा आरंभ की थी। कौन से त्योहार की? नवरोज बनाने की प्रथा आरंभ की थी। और ये नवरोज किसका त्योहार है? फारसियों का त्योहार है। बलबन ने दीन ए अर्ज, जो कि सैन्य विभाग था, की स्थापना की थी। किसकी की थी? दीन ए अर्ज। मार्क कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं करूँ इंपॉर्टेंट मार्क करके इसे नोट डाउन कर लीजिए। दीवान ए अर्ज का मतलब क्या होता है? सैन्य विभाग। और इसकी स्थापना किसने की थी? बलबन ने की थी। बलबन ने मुख्य रूप से विस्तार के बजाय सुदृढ़ीकरण की नीति अपनाई थी। देखिए सुदृढ़ीकरण की नीति को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ये थी क्या। इसमें होता कुछ ऐसा था। देखिए कोई शासक है, वो क्या चाहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा अपने अपने आप को विस्तार करूं, मतलब कि मैं यूपी ले लूं, बिहार मेरे अंडर में ले लूं, इस तरह विस्तार करूं। इसने इसने ऐसा कुछ नहीं किया। इसने विस्तार की बजाय सुदृढ़ीकरण की नीति अपनाई थी। सुदृढ़ीकरण की नीति का अर्थ है, इसने क्या किया था? इसने किया था कि इसने कुछ ऐसा किया कि जो जिस एरिया में ये रह रहा था उसी एरिया को इसने और स्ट्रॉन्ग कर लिया। मतलब कि इसने विस्तार नहीं किया, इसने अपने एरिया को ही स्ट्रॉन्ग करता गया, जिससे कि बाहरी आक्रमण ना हो पाए। मतलब कि अपने एरिया को ही स्ट्रॉन्ग करता रहा। अपने सैन्य विभाग पर ध्यान दिया, सेनाओं पर ध्यान दिया, भूमि पर ध्यान दिया, और अपनी इकोनॉमी, मतलब इस तरह सब चीजों पे, सैन्य विभाग पर, सब कुछ पे ध्यान दिया और अपनी चीजों को ही स्ट्रॉन्ग कर लिया, जिससे कि बाहरी आक्रमण ना हो। इसने विस्तार नहीं किया था। बलबन ने मुख्य रूप से बलबन ने देवीय अधिकार सिद्धांत का समर्थन किया था। किसका? देवीय अधिकार सिद्धांत का समर्थन किया था। बलबन ने किस किस सिद्धांत का समर्थन किया था? देवीय अधिकार सिद्धांत का समर्थन किया था। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो रहते थे। देखिए अमीर खुसरो के बारे में बताया जाता है कि इन्होंने आठ आठ सुल्तानों का दरबार देखा था। इन्हें तोताए हिंद, इनको कई उपनाम से भी जाना जाता है। मैं आगे जब आपको इनको पढ़ाऊंगा, जब इनके बारे में कुछ डिटेल आएगी, मैं आपको अच्छे से इनको एक्सप्लेन करूंगा। बलबन ने अपने शत्रुओं के विरुद्ध लौह व एवं रक्त की नीति अपनाई थी। कौन सी नीति अपनाई थी? लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। चलिए मैं आपको एक बार लौह एवं रक्त की नीति को एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए इसमें मोटा मोटा था कुछ ऐसा कि या तो बलबन की बात को मान लो, मतलब लौह मतलब कि स्ट्रांग बात है कि या तो मेरी बात मान लो या तो रक्त बहेगा, मतलब कि या तो मेरी बात मान लो या तो खून बहेगा। क्या था लौह एवं रक्त नीति का अर्थ? क्या था? या तो मेरी बात मान लो या तो खून बहेगा। मतलब कि इसने कह दिया तो आपको मानना ही पड़ेगा, नहीं तो ये आपको मार देगा। इसका मतलब यही था। आई होप आपको यहाँ तक भी सब कुछ क्लियर हो गया होगा। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन
क्यूमर्स था। कौन था? क्यूमर्स था। कौन था? क्यूमर्स था। कौन था? क्यूमर्स था। शमसुद्दीन क्यूमर्स था। गुलाम वंश का अंत जलालुद्दीन फिरोज, जो कि खिलजी ने किया था। किसने किया था? गुलाम वंश का अंत किसने किया था? जलालुद्दीन फिरोज, जो कि खिलजी वंश थे, उसने समाप्त किया था। आई होप आपको दिल्ली सल्तनत के अंदर गुलाम वंश एकदम अच्छे से और डिटेल में सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें कोई टर्म्स ऐसी रहेगी जो आपको समझ नहीं आई है, एक बार कमेंट कर देना, मैं आपको जरूर वहाँ एक्सप्लेन करने का समझाऊंगा। आपका दिल्ली सल्तनत के अंदर गुलाम वंश कंप्लीट हो चुका है। चलिए नेक्स्ट अब हम पढ़ लेते हैं खिलजी वंश को, जो कि 1290 से 1320 ईसा पूर्व तक रहा था। खिलजी वंश की स्थापना 1290 ईसा पूर्व में जलालुद्दीन फिरोज फिरोज खिलजी ने की थी। किसने की थी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। कब कब से कब तक शासन काल था इसका? 1290 से 1320 तक। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाई थी। किसको बनाई थी? किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया था। किसने? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। फिरोज खिलजी की हत्या 1296 ईसा पूर्व में अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा मानिकपुर, जो कि इलाहाबाद में है, कर दी थी। कहाँ की थी? कड़ा मानिकपुर, जो कि इलाहाबाद में है। किसने की थी? फिरोज शाह खिलजी की हत्या किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। फिरोज किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अलाउद्दीन खिलजी बचपन का नाम अली गुरशास्प था। कौन था? अली गुरशास्प था। अलाउद्दीन खिलजी ने स्थायी सेना रखी और सैनिकों को नगद वेतन देने की व्यवस्था की। इसने एकता प्रथा नहीं यूज करी कि मैं जमीन का टुकड़ा दूंगा। और इसने स्थायी सेना का मतलब है, इसने एक बैकअप प्लान की तरह स्थायी सेना, मतलब कि जो इसकी परमानेंट सेना थी वो रखी। इसने स्थायी सेना रखी और उनको नगद वेतन दिया। नगद वेतन दिया। आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अलाउद्दीन खिलजी ने बेईमानी को रोकने के लिए मूल्य नियंत्रण प्रणाली या बाजार नियंत्रण प्रणाली की व्यवस्था स्टार्ट की थी। किसकी? कौन कौन सी? मूल्य नियंत्रण प्रणाली या बाजार नियंत्रण प्रणाली की व्यवस्था स्टार्ट की थी। किस लिए? बेईमानी को रोकने के लिए। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा तथा सीरी सीरी का किला बनवाया था। क्या क्या बनवाया था? अलाई दरवाजा तथा सीरी का किला किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति का नाम मलिक काफूर था। क्या था? मलिक काफूर था। देखिए जो ये मलिक काफूर है, इसका बहुत अच्छा इसके तहत अच्छे खासे क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम्स में। चलिए नेक्स्ट। और मलिक काफूर किसका सेनापति था? अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। मलिक काफूर काफूर को हजार दिनारी भी कहा जाता है। इसे हजार दिनारी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसे हजार दिनार यानी हजार दिनार जो करेंसी थी, दिनार क्या होता है? करेंसी थी, उसमें खरीदा गया था। इसे मलिक काफिर को काफ मलिक काफूर को हजार दिनारी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसे हजार दिनारी में खरीदा गया था। आई होप आपको यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण की विजयों पर सफलतापूर्ण नेतृत्व किया। देखिए जो अलाउद्दीन खिलजी की जो दक्षिण भारत है, वहां पर जो आक्रमण हुए हैं, उसमें जो महत्वपूर्ण हाथ किसका रहा है? मलिक काफूर का रहा है। और दक्षिण की विजय का श्रेय किसको दिया जाता है? मलिक काफूर को दिया जाता है। आई होप आपको यहाँ तक भी बातें सारी क्लियर हो गई होंगी। घोड़ों को दागने तथा सैनिकों को होलिया लिखने की प्रथा का आरंभ अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। किसने कराया था? घोड़ों को दागने तथा सैनिकों का होलिया लिखने का आरंभ किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, क्योंकि इसने नगद वेतन दिया था। और नगद वेतन किस तरह दिया जाता था? ये हुलिया बनवाता था उनका, हुलिया, जिसके तहत ये नगद वेतन दिया करता था। हुलिया मतलब कि स्केच बनाता था। स्केच मतलब कि उनकी ड्राइंग्स, इजी वर्ड में बोलूँ तो उनकी पिक्चर्स बनवाते थे। जैसे कि उस टाइम पे कैमरे वैमरे तो थे नहीं, तो इसलिए उनकी पिक्चर्स बनाते थे। आई होप यहाँ तक कि आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अलाउद्दीन खिलजी के समय चित्तौड़ यानी मेवाड़ का शासक राणा रतन सिंह था। कौन था? राणा रतन सिंह था। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी। किसकी? सिकंदर ए सानी। सिकंदर ए सानी किसकी उपाधि है? अलाउद्दीन खिलजी की उपाधि है। अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में मंगोलों ने कई बार आक्रमण किया था। किसने किया था? मंगोलों ने आक्रमण कई बार किया था। आई होप आपको यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। देखिए मैं चीज़ों को 2 से 3 बार रिपीट करता हूँ, जिससे कि आपको क्लास में ही याद हो जाए। और आपको स्पीड अप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं थोड़ा तेज ही चलता हूँ, जिससे कि आपको स्पीड ना बनानी पड़े। देवगिरी पर तुत्ते आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर के नेतृत्व में 1307 से 8 ईसा पूर्व में किया था। देवगिरी पर दूसरी आक्रमण कब किया था अलाउद्दीन खिलजी ने? 1307 से 1308 ईसा पूर्व में।
दक्षिण भारत में सैन्य अभियान शुरू करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। जो दक्षिण पर विजय किसने प्राप्त की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। और ये पहला शासक था जिसने की अभियान दक्षिण भारत में अभियान स्टार्ट किए थे। आई होप यहाँ तक की बात आपको सारी क्लियर हो गई होंगी। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 1316 ईसा पूर्व में हो जाती है। कब हुई थी? 1316 ईसा पूर्व में हुई थी। मुबारक खिलजी कभी कभी दरबार में स्त्रियों के वस्त्र पहनकर आता था। देखिए इसकी एक ये वो कह लीजिए हॉबी कह लीजिए, इसको मतलब पसंद था लड़कियों के वस्त्र पहनने के, लड़कियों के वस्त्र पहनना। मुबारक खिलजी की हत्या उसके वजीर खुसरो शाह ने 1320 ईसा पूर्व में कर दी थी। किसने की थी? मुबारक खिलजी की हत्या किसने की थी? उसके वजीर खुसरो शाह ने 1320 ईसा पूर्व में कर दी थी। और दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। कौन बैठा था? दिल्ली के सिंहासन पर कौन बैठा था? खुसरो शाह बैठा था। खुसरो शाह की हत्या गाजी मलिक उर्फ गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। देखिए आगे जब हम इसके बाद, गयासुद्दीन तुगलक है जिसने की इसकी हत्या कर दी थी, इसके बाद ये तुगलक वंश की स्थापना करेगा, जिसको कि हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम तुगलक वंश से स्टार्ट करेंगे। और मिडाइवल हिस्ट्री में आज हमने तुर्क तथा अरबों का आक्रमण पढ़ लिया है, दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश को पढ़ लिया है, और खिलजी वंश को हमने आज खत्म कर लिया है। खिलजी वंश को ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा है क्योंकि अच्छे खासे ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है, लेकिन हाँ जितना इस बुक्स में दिया है इतना तो पढ़ लिया है, काफ़ी है इतना पढ़ना भी। और इसके नेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे, इसके आगे हम स्टार्ट करेंगे तुगलक वंश को। तुगलक वंश से फिर हम मिडाइवल हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत, विजयनगर साम्राज्य, इनको समाप्त करते हुए समाप्त करेंगे। और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मुगल वंश को। हम धीरे धीरे इस बुक्स को समाप्त कर देंगे। आज के जो मैंने कंटेंट दिया है इतना पढ़ लीजिए, आपके लिए काफ़ी है। बाकी अगर वीडियो में कुछ सुधार या फिर कुछ ऐसा है जो आपको लगता है कि ये इसको और अच्छा किया जा सकता है, उसके लिए आप अगर सुझाव देना चाहते हैं तो सुझाव दे दीजिए, हम पक्का उस पर इम्प्रूव करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, ध्यान रखें और हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। धन्यवाद।